दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र फिजिक्स में अध्याय 3 विद्युत धारा चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जितने क्वेश्चन आंसर मैं बताऊंगा बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन आंसर होके वीडियो काफी लंबी हो जाएगी क्योंकि एक एक क्वेश्चन को मैं बारीक से अच्छे से आपको समझाऊंगा। ओके, तो अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस चैप्टर के आपके कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके कवर हो जाएंगे। ओके, और इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है आपसे बन जाएगा। ओके, और इससे पहले वस्तु ने इस चैप्टर की बता चुका हूं तो चैनल पर जाकर देखिएगा। ओके, तो तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के उद्देश्य हम क्या है लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, जो कि यह 2 नंबर वाले प्रश्नोत्तर रहते हैं हमारे। तो पहला हमारा विद्युत धारा से क्या तात्पर्य समझाइए और इसका मात्रक लिखिए। तो विद्युत धारा हमारी क्या कहलाता है, फॉर्मूला याद रखिए तो उससे आप क्या परिभाषा आप आसानी से याद रख सकते हो। विद्युत धारा I बराबर होता है आवेश बटे समय। तो क्या है विद्युत धारा, क्या है आपका विद्युत आवेश का प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यदि किसी चालक की किसी अनुप्रस्थ काट से t सेकेंड में q आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा I बराबर होता है आपका q/t, यानी आवेश बटे आपका समय। और आपका आवेश का जो आपका विद्युत धारा का जो आपका मात्रक है वो क्या है, एम्पियर होता है। तो आपका परिभाषा क्या हो जाती है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या है विद्युत धारा कहते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा अनुगमन वेग क्या है। तो अनुगमन वेग होता है आपका विद्युत क्षेत्र के प्रवाह से किसी चालक में इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं उसे अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग का मान लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। अभी मैं आपको आगे अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध समझाऊंगा, वहां मैं आपको डिटेल से अनुगमन वेग समझा दूंगा क्योंकि अब डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा। तो वो आपको क्या है अनुगमन वेग धारा घनत्व में आगे क्वेश्चन आंसर में सब समझाऊंगा। ओके, तो वहां से मैं आपको पूरा अच्छे से डिटेल से समझ लीजिएगा। विद्युत सेल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। तो विद्युत सेल आप जानते ही हैं, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। उदाहरण के लिए आपका शुष्क सेल। तो याद रखें, बस इतना सा आपको याद रखना है। विद्युत सेल आपका क्या है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली जो युक्ति होती है वो हमारी विद्युत सेल कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं जो शुष्क सेल है वो हमारा क्या है, एक विद्युत सेल है। नेक्स्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी आपका रहता है, ओम का नियम लिखिए, धारा एवं विभवांतर के मध्य ग्राफ बनाइए। तो ओम का नियम क्या होता है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। ये होता है आपका ओम का नियम। ओके, और धारा और अब आपको विभवांतर का जो आपका ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से सीधे बनेगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चालक के प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध की तुलना कीजिए। यानी चालक के प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में आपको अंतर बताना है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2020 और एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर। चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ, ताप, लंबाई व परिच्छेद क्षेत्रफल पर क्या निर्भर करता है, जबकि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है चालक के विशिष्ट प्रतिरोध केवल उसके पदार्थ एवं ताप पर निर्भर करता है, उसकी भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं करता है। तो ये होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध में आपका होता है प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है, जबकि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोध में आपको लिखना है यह एक क्या है, अभिलाक्षणिक गुण नहीं है, जबकि विशिष्ट प्रतिरोध एक आपका अभिलाक्षणिक गुण है। 3 आपके अंदर दिए हुए हैं, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ओम के नियम की 2 सीमाएं लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, ओम के नियम की सीमाएं लिखिए। तो सबसे पहली सीमा है कि जो ओम का नियम है केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है, यानी ओम का नियम केवल क्या है धात्विक चालकों पर लागू होता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे ओम के नियम की सीमा है कि यह नियम केवल नियत ताप पर लागू होता है। ये 2 सीमाएं हैं। पहला है कि ओम का नियम केवल धात्विक चालकों पर लागू होता है। दूसरा है कि यह नियम केवल क्या है, नियत ताप पर लागू होता है। दोनों नियम को आपको तैयार करना है, ओम का नियम तैयार करके रखिएगा। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किरचॉफ का वोल्टता का नियम लिखिए। तो देखिए किरचॉफ ने 2 नियम दिए। ओके, 2 नियम दिए, तो जिसमें जो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है उसे वोल्टता का नियम कहा जाता है। तो सिंपल है आपका, अब यहाँ लिख देता किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखिए तो आप आसानी से समझ जाएंगे। वोल्टा का नियम कहा गया है, या पास लूप का भी नियम कहते हैं द्वितीय नियम को। आगे मैं आपको क्या है दोनों के नियम को अच्छे से समझा दूंगा। ओके, तो ये आपका किरचॉफ का आपका क्या है, इसमें द्वितीय नियम आपको लिखना है। द्वितीय नियम आपका क्या है, किसी भी बंद विद्युत परिपथ में विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ की समस्त विद्युत वाहक बलों के बीज योग के तुल्य होता है। ओके, ये आपका दिया हुआ इस प्रकार से, यही किरचॉफ का वोल्टता नियम है, यानी द्वितीय नियम है। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में आया था। ओके, आगे मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा। ओके, यहाँ स्किप करते हैं इसको। ओके, अब दोस्तों हम देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर।
3 अंक वाले ये प्रश्न उत्तर रहते हैं। तो पहला हमारा इसमें क्वेश्चन है, अनुगमन वेग एवं धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। ओके, तो यहाँ आपका अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध पूछा जा रहा है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो अनुगमन वेग और धारा में संबंध आता है और अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध आता है, दोनों का हम एक साथ संबंध समझ लेते हैं। ओके, अनुगमन वेग और धारा का है तो आपको फिर देख लिए कहाँ तक आपको करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझ लेते हैं अनुगमन वेग क्या होता है। ओके, क्वेश्चन आया था लघु 3 में, तो अभी हम अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, अनुगमन वेग यह नियत औसत वेग होता है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में प्रवाहित होते हैं, इसे क्या है VD से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो मुक्त पहले समझ लेते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है। तो आपको पता है कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी आपका पदार्थ है वो परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु की कक्षा का आप इस प्रकार से जानते हैं कि वो इस बीच में आपका नाभिक होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे इन कक्षाओं में क्या है घूमते रहते हैं। तो जो इसकी जो आपकी पास वाली कक्षा है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है नाभिक बल से बहुत कस के बंधे हुए हैं। ओके, लेकिन जो यहाँ दूर के जो आपकी दूर वाली कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है नाभिक का जो इसमें बल है वो कम लग रहा है। ओके, इसलिए इनमें नाभिक का बल कम लग रहा है, इसलिए बहुत सारे जो यहाँ के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वो क्या है कक्षा से बाहर चले जाते हैं। कक्षा से बाहर चले जाते हैं मतलब कक्षा में न रहकर कि कक्षा के बीच में यहाँ उपस्थित हो जाते हैं। तो यही हमारे कहलाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और आपको पता होना चाहिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन से ही क्या है जो चालक में धारा बहती है वो केवल क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही बहती है। ऑब्जेक्ट में पूछा भी जाता है कि धारा बहने का मुख्य कारण क्या है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो ये होते हैं आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इनका मुक्त इलेक्ट्रॉन का कुछ एक वेग होगा। ओके, मतलब वेग हो गया, चाल होगी, जैसे हम समझ सकते हैं, वो हमारा क्या है अनुगमन वेग कहलाता है। तो अनुगमन वेग वह नियत औसत वेग है जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से किसी चालक में प्रवाहित होते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, बी और स्मॉल में डी रहेगा, इस चिन्ह से क्या है प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है कि धारा और अनुगमन वेग में संबंध लिखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है, या धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध लिखिए। दो अलग है, मतलब हम दोनों एक साथ समझ लेंगे। ओके, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने किया, एक मान एक पी की हमने एक चालक ले लिया। ओके, ये चालक है हमारा, चालक का ये जो लंबाई मानी है L मान ली। ओके, पी की एक चालक है जिसकी लंबाई L मानी है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसका A है। ओके, इस प्रकार से इसके हमने क्या है परिपथ से जोड़ दिया है। ओके, यहाँ सेल लगा दिया है, तो धारा आपको क्या है प्लस के से और की ओर बहते हुए क्या है माइनस की ओर जाएगी। तो वही हमने लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया कि माना पी की क्या है चालक है जिसकी लंबाई L है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। तब चालक का आयतन आपका क्या हो जाएगा, AL हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, तो हमारे चालक का आयतन क्या हो जाएगा, AL हो जाएगा। अब यदि प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, प्रति इकाई आयतन में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, तब क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, आयतन में हम क्या है आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा कर देंगे, यानी आपका हो जाएगा ALN हो जाएगी आपकी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। इसके बाद यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, तो फिर इसमें क्या है चालक पर कुल आवेश क्या हो जाएगा, तो कुल आवेश यानी Q बराबर हो जाएगा आपका ALNE। ओके, इसमें B का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका एक समीकरण 1 हो जाता है। अभी यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD है, जो यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन जितने भी है इस चालक में उनका हमने अनुगमन वेग क्या मान लिया, VD को मान लिया है। तब चालक को क्या आपको पार करने पर इलेक्ट्रॉन को लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है, देखिए चाल बराबर क्या होता है हम जानते हैं दूरी बटे समय होते हैं। तो यहाँ हम समय निकालेंगे तो हमारा समय बराबर आ जाएगा दूरी बटे चाल। यहाँ चाल को हम वेग मान के चल सकते ओके। तो टी बराबर हमारा क्या आ गया दूरी हमारी मतलब लंबाई यानी एल हो जाती है। ओके, चाल या वेग हो जाता है ना VD माना, तो टी बराबर आ जाता है हमारा L/VD। ओके, तो चालक में बहने वाली धारा, तो धारा का आपका फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर होता है Q/D। ओके, अभी हम पढ़कर आ चुके हैं, लघु प्रश्न में बताया था धारा का फॉर्मूला होता है आवेश बटे समय, T होता है आपका। ओके, तो आपका I हो जाता है, Q का वैल्यू हमें रख देना है, Q की वैल्यू हमने क्या निकाली थी ALNE, समीकरण को निकाला था ना अभी। T बराबर हमने ये निकाला था L/VD। ओके, बस अब क्या होगा L से L आपका कट जाएगा, ये आपका क्या है आपका बटे में है तो ये ऊपर चला जाएगा इस प्रकार से, तो आपका I बराबर हो जाएगा NEAVD, ये आपका हो जाएगा। ओके, तो ये आपका जो संबंध निकला ये किस में संबंध है, यही धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। तो अगर आपके पेपर में आता है धारा अनुगमन वेग में संबंध लिखिए, तो आपको यहाँ तक आपको कर देना है। लेकिन अगर पेपर में आता है जिस प्रकार से अभी क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखाया है, किसका क्वेश्चन दिखाया था कि अनुगमन वेग और धारा घनत्व में है, धारा घनत्व को आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। धारा घनत्व को जैसे प्रदर्शित करते हैं, तो धारा घनत्व बराबर होता है I/A। ओके, I/A होता है, तो I की वैल्यू हमने ये निकाल ली है, तो I की वैल्यू आप पुट कर देंगे, A से आपका ये कट जाएगा, तो J बराबर आ जाएगा आपका, यानी धारा घनत्व बराबर आ जाएगा NEBD। तो ये हो जाता है आपका धारा घनत्व अनुगमन वेग में संबंध। तो पेपर में अगर धारा घनत्व अनुगमन वेग में संबंध आता है तो जितना मैंने शुरू से आपको अभी तक बताया पूरा आपको लिखना है। ओके, और अगर धारा और अनुगमन वेग में संबंध आता है तो फिर आपको केवल यहाँ तक करना है। ओके, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12th फिजिक्स के
विषय की कंप्लीट अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, सब कुछ चाहते हैं पीडीएफ के रूप में और आसानी से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अनुराग साड़ी क्लासेस के क्लास 12 फिजिक्स के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 89 दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आया था। ओके, चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से आपका विद्युत वाहक बल और आपके विभवांतर में आपका अंतर है। ओके, तो जो आपका देख लेते हैं, जो विद्युत वाहक बल होता है उसका संबंध किससे है? सेल से है। ओके, जो आपका जो विभवांतर है उसका भी संबंध भी सेल से, लेकिन किसके जो टर्मिनल के विभव का अंतर होता है उसे हम समझ लेते हैं किस प्रकार से। तो इसके लिए हमने बी कर लिया है। ओके, इसमें विद्युत अपघट्ट इस प्रकार से हमने भर दिया है। दो हमने यहाँ इलेक्ट्रोड लगा दिए इस टाइप के। ओके, दो हमने यहाँ इलेक्ट्रोड इस प्रकार से सेट कर दिए हैं और ये चाहे तो यहाँ पूरा परिपथ भी हमने इस प्रकार से पूरा कंप्लीट बना लिया। ओके, तो इस परिपथ में अगर हम यहाँ पहले समझ लेते हैं विभवांतर, तो आपका यहाँ जो दो आपके जो इलेक्ट्रोड हैं इनके जो बीच का जो अंतर है वो आपका क्या है? विभवांतर कहलाएगा। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का जो अंतर है वो आपका विभवांतर रहेगा। ओके, और जो आपका विद्युत वाहक बल है तो इस पूरे परिपथ में जो आपकी जो विद्युत धारा बहेगी, तो इस विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए जिस शक्ति का प्रयोग होता है वो आपका होता है विद्युत वाहक बल। तो जिस बल के कारण ये क्या है उसमें पूरी धारा बह पाती है, वहाँ आपका होता है विद्युत वाहक बल। ओके, तो वही आपका यहाँ लिखा हुआ है। विद्युत वाहक बल आपका क्या है? किसी सेल का विद्युत वाहक बल एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किया गया जो कार्य के बराबर होता है वो आपका विद्युत वाहक बल। टर्मिनल आपका विभवांतर क्या है? इसमें सेल का टर्मिनल विभवांतर है। सेल का टर्मिनल विभवांतर एकांक आवेश को केवल परिपथ में प्रवाहित करने वाले सेल द्वारा किया गया कार्य के बराबर होता है। फिर आपका किसी सेल का विद्युत वाहक बल उसका लाक्षणिक गुण होता है, जबकि जो आपका विभवांतर है वो आपका क्या है? लाक्षणिक गुण नहीं होता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा अंतर है, यह सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, जबकि जो आपका विभवांतर है यह सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट की मात्रा पर निर्भर करता है। फिर चौथा अंतर है, यह सेल में प्रयुक्त प्लेटों के आकार व उसके बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है आपका। ओके, विद्युत वाहक बल जैसा कि मैंने बताया, जो आपका ये विद्युत वाहक बल है इससे क्या है? जो इलेक्ट्रोडों की दूरी से मतलब नहीं है, जबकि आपका जो विभवांतर है ये इलेक्ट्रोडों से आपको फर्क पड़ता है। ओके, तो यह सेल में प्रयुक्त प्लेटों के आकार व उसके बीच की दूरी पर क्या है? निर्भर करता है। ओके, तो इस प्रकार से कंप्लीट होता है आपके विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेल के विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2019 में, एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में और 24 में ये लगातार क्वेश्चन आया है। ओके, चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से आपको इसे तैयार करना है। चलिए इसे दोस्तों हम समझ लेते हैं। ओके, तो पहले हम आंतरिक प्रतिरोध को जान लेते हैं, बाकी आपको लिखना नहीं है, बस आपके नॉलेज के लिए आंतरिक प्रतिरोध अगर पूछा जाता है। ओके, जब अगर ये वाला क्वेश्चन आता है संबंध वाला तो उसमें आपको आंतरिक प्रतिरोध बताने की आवश्यकता नहीं है। बाकी क्या है आपका आंतरिक प्रतिरोध? जब किसी सेल में होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट उसके मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ओके, इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये हमारा इसमें आपके पूरा सेल समझ लीजिए। ओके, तो यहाँ से आपके जब धारा में प्रवाहित होगी तो आपके जो यहाँ से क्या है इलेक्ट्रोड यहाँ से आपके यहाँ इस साइड गति करेंगे। ओके, तो जब इलेक्ट्रोड यहाँ के विद्युत अपघट्ट से होकर गति करेंगे तो विद्युत अपघट्ट में क्या है आपका जो पॉजिटिव आयन होगा वो इलेक्ट्रॉनों की क्या है गति को रोकेगा। ओके, तो ये जो गति को रोकेगा मतलब इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा उसको कम करेगा कौन? यहाँ का विद्युत अपघट्ट का धन आयन। ओके, इसे ही हम क्या है आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ओके, तो ये हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को करना किस प्रकार से, जो अभी अब हमारा है कि कौन सा कि सेल के विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ओके, तो पेपर में सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। ओके, यहाँ से आपको आंतरिक प्रतिरोध लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो आपको ये डायग्राम बना लेना है। फिर देख लेते हैं इसमें क्या क्या माना गया है। तो इसमें हमने ये पूरा लिया हुआ है एक प्रकार सा। तो माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? ई है। ये पूरा सेल है, इसका विद्युत वाहक बल ई माना है तथा आंतरिक प्रतिरोध इसका क्या है? आर माना। ये पूरे सेल लगा हुआ है इस प्रकार से और बाह्य जो प्रतिरोध इसके आर के साथ संयोजित किया गया है। तो देख सकते हैं ये पूरा परिपथ बनाया गया है और जो इसमें क्या है आर प्रतिरोध लगाया गया है बाहर और कुंजी लगाई गई इस प्रकार से। ओके, आगे देख लेते हैं। और जो आपका यहाँ धन है तो यहाँ से अब जो धारा बहती है आपको पता है धन से लेकर आपके ऋण की ओर बहती है। अब विद्युत परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? अब इस पूरे विद्युत परिपथ में प्रतिरोध कुल कितना हो जाएगा? एक तो ये आपका बाह्य प्रतिरोध लगा हुआ है और एक सेल का एक आंतरिक प्रतिरोध है। तो ये कुल आपका जो प्रतिरोध हो जाएगा आपका कैपिटल आर और स्मॉल आर हो जाएगा, यानी बाह्य प्रतिरोध और आपका जो आंतरिक प्रतिरोध जुड़ जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ओके, फिर ओम का नियम जानते हैं। ओम के नियम के से परिपथ में बहने वाली धारा, ओम का नियम क्या होता है? V = IR।
ओके, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आर, आई बराबर हो जाएगा V अपॉन आर, मतलब आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध। ये आपका फॉर्मूला होता है। कैसे निकाला, ओम का नियम होता है, ओम के नियम से। ओके, बस इसमें हमें क्या है, मान रख देना है। आई बराबर हो जाता है आपका, आई तो ये है कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल आपका क्या माना हमने, ई माना है। ओके, तो ये ई रख देते हैं। कुल प्रतिरोध हमारा क्या निकल के आता है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, यानी बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध का योग। ओके, ये हो जाता है इस प्रकार से। बस आपको यहाँ कर देना है इसका, आपको ई एज इट इज रखा है, इसको साइड 75 कर दिया तो इसके गुणा में चला जाएगा, और इसके अंदर क्या है, आई का आर में करेंगे तो आई आर हो जाएगा, आई का स्मॉल आर में करेंगे तो आई स्मॉल आर हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाता है। आगे देख लेते हैं। ओके, बस इसके बाद हम क्या है जानते हैं, V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। ओमी के नियम से V बराबर आई आर, तो आई आर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। ओके, तो वही मैंने आपको बताया, V बराबर आई आर होता है, तो हमने क्या है आई आर के स्थान पर V रख दिया। इस प्रकार से हो जाता है। अब ओके, अब V को एज इट इज रखा है, और आई आर जो आपका है इसको हमने क्या है पक्षांतर कर दिया, तो इस प्रकार से आ जाता है वैल्यू। तो ये हमारा जो संबंध निकला, यही है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, विभवांतर के साथ संबंध। ओके, इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा विद्युत के अंतर्गत किरचॉफ के नियमों का सचित्र समझाइए, अथवा क्वेश्चन है किरचॉफ के नियम को समझाइए। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो किरचॉफ के नियम, और ये क्या है प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है, कई बार आ चुका है, त्रैमासिक और द्विमासिक में तो आता ही रहता है, अच्छे से तैयार कर लेना है। तो किरचॉफ के दोस्तों आपके दो नियम है, दोनों नियम को क्या है अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। तो किरचॉफ का प्रथम नियम, तो ये सबसे पहले आपको 2 पॉइंट आपको तैयार रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ से हमेशा बनता है। ओके, तो इसलिए मैंने इसको पहले ही हाईलाइटेड कर दिया है कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है इसे क्या है संधि का नियम भी कहते हैं। ओके, यहाँ से ऑब्जेक्ट बनता है। फिर दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑब्जेक्ट की अभी सीरीज में मैंने आपको बताया भी था कि जो आपका किरचॉफ का प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो ये आपको दोनों पॉइंट याद करके रखना है, आपके ऑब्जेक्ट के लिए महत्वपूर्ण। ओके, अब देख लेते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। तो किरचॉफ के नियम अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब कोई भी अगर पॉइंट हम ले लेते हैं, ओके, ये परिपथ में कोई भी हमने बिंदु ले लिया, तो उस बिंदु से आने वाली समस्त धाराएं तथा जाने वाली समस्त धाराएं क्या होगी, उनका जो बीजगणितीय योग है वो पूरा आपका शून्य आएगा। ओके, यानी आने वाली समस्त धाराएं और जाने वाली समस्त धाराएं आपस में क्या है, उनका मान बराबर आएगा। ओके, इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। ओके, यहाँ से मान लीजिए आपकी नदी, आपके यहाँ से एक नदी आ रही है। ओके, इसके बाद यहाँ से एक नदी जा रही है, इसके बाद यहाँ से एक नदी आ रही है। ओके, और फिर ये नदी आपकी है सागर में पूरे जाकर यहाँ पानी मिल जाती है। ओके, तो यहाँ का कोई पॉइंट आप देख सकते हैं, ये पॉइंट हमने मान लिया है यहाँ। तो यहाँ अगर हम पूछो कि इसका आपका इसमें कितना पानी है ओके वर्तमान में, तो यहाँ से जितना भी आपका पानी आएगा उतना आपको इसका चला जाएगा। इस पॉइंट में अगर हम पूछे इस बिंदु में, तो इस बिंदु में एक भी पानी नहीं ठहरता है। जितना आना है इस पानी को सभी आपकी नदियों से, वो पूरा क्या है सागर में इस प्रकार से चला जाना है। तो इस बिंदु पर आपको क्या है पूरा आपका क्या शून्य रहेगा, मतलब पानी क्या है जितना आता है उतना चला जाता है, ये सिंपल बात है। तो सेम इसी प्रकार से तो यहाँ आपका किरचॉफ का नियम क्या कहता है, इस प्रकार से हम देख लेते हैं कि यहाँ से देखिए ये बिंदु ओ माना हमने, यहाँ से बहुत सारी देखिए विद्युत यहाँ से बहुत सारी धाराएं आ रही हैं और जा रही हैं। ओके, तो वहीं आपको देख सकते हैं कि माना I1 और जो I4 है धारा संधि O में प्रवेश करते हैं, मतलब यहाँ से धारा आ रही है, कहाँ से I1 में आ रही है और I4 में जो आपकी धारा आ रही है। ओके, जबकि जो I2 आपका I3 और अपने I5 धारा संधि के बाहर की ओर जा रही है। तब इसका इस अनुसार किरचॉफ का नियम क्या हो जाएगा, तो I1 लिखेंगे। ओके, I1 की अंदर की ओर आ रहा है इसलिए इसका प्लस चिन्ह रहेगा। बाहर की ओर जाने वाली धारा को क्या है ऋण चिन्ह होता है, अंदर की ओर आने वाली धाराओं का चिन्ह आपको क्या है प्लस लगाना है। तो I2 है, I2 बाहर जा रही तो माइनस I2 हो जाएगा, फिर माइनस I3 हो जाएगा क्योंकि ये भी बाहर जा रही, प्लस I4 हो जाएगा क्योंकि ये क्या है अंदर की ओर आ रही है, फिर माइनस I5 हो जाएगा क्योंकि बाहर की ओर जा रही है। इस प्रकार से तो यहाँ हमने देखा कि आने वाली समस्त धाराओं का जो योग है वो किसके बराबर है, जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर। हो गए, तो इस प्रकार से आपका यही आपका किरचॉफ का नियम है। इस प्रकार किसी संधि पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग उस संधि में से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो ये हो जाता है किरचॉफ का नियम। ओके, ये आपका प्रथम नियम कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है इसमें आपको याद रखना है कि किरचॉफ के द्वितीय नियम को पास या लूप का नियम कहते हैं, दूसरा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो याद रखिए प्रथम नियम आपका आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है और किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऑब्जेक्ट में हमेशा पूछे जाता है। ओके, अब देख लेते हैं द्वितीय नियम क्या है। किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद पास लूप में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस पास के विभिन्न भागों में धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। पास या लूप क्यों कहते हैं, इस प्रकार से बंद आकृति होती है, इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या बताया जा रहा है आपका कि आपका
कोई भी आपका परिपथ है, ओके, ये कोई बंद परिपथ, यहाँ हमने ए बी सी डी, हम यहाँ अगर बात करते हैं इतने बस परिपथ का, ये आपका ये बंद परिपथ है, ओके, आपका बंद पास लूप है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो आपके आपका विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, यानी विद्युत वाहक बल जितना भी है उसका योग किसके बराबर होगा, इस आपके बंद लूप में लगे धारा और आपके प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होगा, वही आपको यहाँ बताएगा। ये आपका क्या है, द्वितीय नियम। याद किस प्रकार से रखना है, अगर इसमें देखिए अब परिभाषा बार बार भूल सकते हैं तो इतना आप याद रखिएगा इस प्रकार से, इसी देख के ही आप परिभाषा बना लीजिएगा। सिग्मा लगा हुआ इसका मतलब पूरा बीजगणितीय योग, ओके, समस्त आपको जोड़ के बताना है। तो अब मान के चलते हैं, यहाँ आपके देख सकते हैं ये मैंने इस प्रकार से लिया हुआ है पूरा बंद परिपथ। तो यहाँ ये आपका R1 है, ये R2 है, R3 इस प्रकार से प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो इसमें पहली वाली लाइन में आपका I1 धारा है, दूसरी वाली लाइन में I2, ओके। तो यहाँ से I1 धारा जा रही है, यहाँ से आपकी I2 धारा जा रही है, दोनों लास्ट में मिलकर I1 I2 बन जाते हैं। तो देख लेते हैं, तो क्या माना है, माना बंद पास लूप ए बी सी डी ए, ओके, में दो सेल संयंत्र लगे हुए हैं, तब किरचॉफ का नियम किस प्रकार से होगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा E1 माइनस E2, यानी अब यहाँ माइनस क्यों लग रहा है, क्योंकि देखिए इस साइड से धारा जा रही है और विपरीत धारा जा रही है। अभी हमने किरचॉफ के नियम में देखा, ओके, प्रथम नियम में देखा कि अब एक ही जगह से आपस में आ रही हैं, तो आपका यहाँ आपका ऋण चिन्ह लग जाएगा, ओके। इसी प्रकार से आपका इसमें भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाता है आपका ये पहले लूप के लिए। दूसरा लूप आपका क्या बनता है, ये बनता है आपका BCFEB, ये आपका बनता है। इस लूप में अगर हम देखें तो इसमें केवल आपका, अगर बात करते हैं विद्युत वाहक बल की, तो केवल एक ही विद्युत वाहक बल है आपका, ओके, E बस आपका यहाँ बचता है केवल। तो E2 बस आपको बचेगा। तो E2 बराबर हो जाएगा आपका I2 R2 एक प्लस, अब यहाँ जो आपकी धारा है वो कौन सी है, इसके लिए क्या हो जाएगा आपका I2 R2 हो जाएगा, ओके। इसके लिए इस लाइन के लिए हो जाएगा आपका धारा I1 प्लस I2 और R3 इस प्रकार से, ओके। तो ये आपका हो जाएगा। चिन्ह क्यों आया, क्योंकि ये दोनों जो धाराएं जुड़कर अब यहाँ आ रही हैं, तो इसलिए आपका धन चिन्ह आएगा। जबकि यहाँ आपका ऋण चिन्ह इसलिए आया क्योंकि ये धारा यहाँ से आ रही थी, तो ये धारा यहाँ से जा रही थी, इस कारण से आपका हो रहा था, ओके। तो ये हो जाता है आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम कंप्लीट। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत समझाइए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2019 और 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, ओके। यह क्वेश्चन आ सकता है, व्हीटस्टोन सेतु का विद्युत आरेख खींचिए और इसका सिद्धांत समझाइए। चलिए इसे समझ लेते हैं। व्हीटस्टोन जो सेतु है, आपको समझने के लिए किरचॉफ के नियम आपको बनने चाहिए अच्छे से, ओके। द्वितीय नियम विशेषकर आपसे इसमें बनना चाहिए। तो देख लेते हैं तो किस प्रकार से व्हीटस्टोन सेतु हमने लिया है। तो हमने क्या, चार प्रतिरोध PQRS को क्या है, एक चतुर्भुज ABCD में चार भुजाओं से जोड़कर एक बनाया हुआ है, ओके। इसमें हमने चतुर्भुज बनाया है जिसके चारों भुजाओं में हमने क्या है, प्रतिरोध जोड़ दिया है। प्रतिरोध एक PQRS है, ओके। अब इसके जो विकर्ण है, विकर्ण में जो आपकी जो पहला इस प्रकार से यहाँ आपका सीधा विकर्ण ये बनेगा। तो इसका विकर्ण जो AC है, AC जो विकर्ण है, यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, एक विद्युत परिपथ बना दिया, ओके। तो E तथा दूसरा विकर्ण में हमने क्या सेल जोड़ दिया है, सेल जोड़कर क्या है, विद्युत परिपथ बना दिया है AC विकर्ण में। और जो आपका नेक्स्ट इस चतुर्भुज का विकर्ण बनेगा वो बनेगा आपका BD। तो BD में हमने क्या किया है, एक धारामापी G को जोड़ दिया है, ओके। प्रतिरोध के मानों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, कि जो यहाँ धारामापी लगाया गया है इसमें विक्षेप ना हो, इस प्रकार से क्या है, पूरी व्यवस्थित तरीके से संतुलित किया गया है, ओके। ये हो जाता है आपका कंप्लीट। और इस सिद्धांत में क्या होता है आपका P/Q इक्वल टू R/S होता है। यही आपका व्हीटस्टोन का सेतु है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। और अब ये आपका जो होता है P/Q इक्वल टू R/S, ओके। इसको हम किस प्रकार से निगमित करें, ये सूत्र होता है, सूत्र की स्थापना किस प्रकार से करेंगे इसे हम समझ लेते हैं, ओके। तो देख लेते हैं, अगर पेपर में आता है व्हीटस्टोन सेतु के बारे में चित्र बस बनाइए और थोड़ा सा समझाइए, तो आपको इतना बता देना है। अगर आता है इसका सूत्र भी स्थापना कीजिए, तो फिर आपसे ये तैयार कर लेना है। तो देख लेते हैं क्या क्या किस प्रकार से दिया है। सेल E से बहने वाली धारा, विद्युत धारा I बिंदु A पर दो भागों में बढ़ जाती है। यहाँ से आप चित्र से समझते जाइएगा। यहाँ से आने वाली जो धारा, सेल से आने वाली धारा है, बिंदु A पर दो भागों में बढ़ रही है। देख सकते हैं दो भागों में बढ़ रही है, एक I1 बढ़ रही है, एक I2 बढ़ रही है, ओके। यहाँ देख सकते हैं। तो इसका एक भाग I1 प्रतिरोध P और Q से तथा दूसरा भाग I2 प्रतिरोध R और S से होकर प्रवाहित होता है। तो यहाँ से आपकी जो धारा दो भागों में बढ़ रही है, जो आपके एक तो जा रहा है P में I1 और Q में जा रहा है I1, ओके। एक तो यहाँ से जा रहा है आपका R में R2 और आपका जा रहा है S में, ओके। ये R2 धारा इसमें पूरा बहेगी और R1 धारा इस तरह से पूरा बहेगी। ये हो जाता है। संतुलन की स्थिति में क्या है, B और D में क्या है, विभव समान होगा तथा धारा मापी में कोई भी धारा क्या है, प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि हमें यहाँ क्या करना है, जो इस प्रकार से संतुलित करना है कि धारा मापी में विक्षेप ना हो, ओके। तो इसके आगे देख लेते हैं क्या करना है फिर आपको। अब बंद परिपथ लेंगे हम, किरचॉफ का हम नियम अप्लाई करेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम जो भी हम पढ़कर आ चुके हैं। तो यहाँ बंद परिपथ हम ले लेते हैं ABDA, ये वाला हम ये इतना बंद परिपथ लेते हैं इस साइड का, ओके। तो यहाँ हम देखते हैं कि I आपका क्या होता है, आपका प्रतिरोध गुणे आपको करना है आपका धारा, ओके। तो I1
P हो जाएगा आपका, ओके। I1P अब माइनस हो जाएगा आपका I2R, ओके, इस साइड का इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसके आपके क्या पक्षांतर कर देंगे तो I1P इक्वल टू हो जाएगा I2R, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। अब दूसरा हम बंद परिपथ लेंगे, दूसरा बंद परिपथ यहाँ ले लेंगे, कौन सा परिपथ ले लेंगे, BCDB ये वाला परिपथ ले लेंगे, ओके। यहाँ लेंगे BCDB ये वाला परिपथ लेंगे। इसमें अगर इस वाले हम बात करते हैं तो इसमें हो जाए धारा गुणे आपका प्रतिरोध, यानी I1 हो जाएगा माइनस I2 आपका S हो जाएगा, ओके, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस साइड पक्षांतर करें तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। हम क्या समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगा देंगे, इसके बटे में आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। I1 कट जाएगा, I2 कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा P/Q इक्वल टू R/S। यही है आपका बीट स्टोइनिस सेतु का सिद्धांत, ओके। तो इस प्रकार से आपको करना है, किरचॉफ के नियमानुसार बंद परिपथ ABDA लिया है तो ये आपका आ जाता है यहाँ। फिर बंद परिपथ हमें BCDA लिया हुआ है, ओके। तो इस प्रकार से आ जाता है। दोनों का हम क्या है समीकरण 1 और समीकरण 2 का हम क्या है भाग लगा देंगे। I1 से कट जाएगा, I2 से कट जाएगा, P/Q बचेगा, R/S बचेगा, और यही हमारा बीट स्टोइनिस सेतु का सिद्धांत है। कंप्लीट हो जाता है, तैयार कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल 4 नंबर में या 3 नंबर या 4 नंबर में आपके आते हैं। जो इस चैप्टर से देख लेते हैं कुछ सिलेक्टेड हम न्यूमेरिकल, ओके। तो पहला क्वेश्चन है, सामर्थ्य 100 वाट है और 400 वाट के 2 बल्ब हैं, प्रतिरोध की हमें तुलना कीजिए यदि उनकी क्या है वोल्टता समान है। एमपी एग्जाम 2023 में आ चुका है, ओके। तो न्यूमेरिकल के लिए आपको पता है फॉर्मूला आपको हर प्रकार के तैयार होने चाहिए। तो आपको पहले आपको याद होना चाहिए सामर्थ्यता, एक बल्ब की सामर्थ्य P बराबर होता है आपका B²/R, ओके। इससे कई सारे न्यूमेरिकल आपके चैप्टर के सॉल्व होंगे, तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अब यहाँ ये आपका फॉर्मूला होता है, ओके। बस अब इसमें अब हम बताया गया है कि वोल्टता समान है, ओके। वोल्टता तो दोनों की 1 हो जाएगी, आपकी वोल्टता समान है तो हम 1 ले सकते हैं, ओके। तो R समानुपाती हो जाएगा 1/R के। इसमें दोस्तों हमें क्या है दोनों बल्ब की सामर्थ्यता दी हुई है, तो ये P1 अपॉन आपका हो जाएगा P2 इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ 1/R1/R2, ओके। अब इसका हम पक्षांतर कर देंगे, आपका ऊपर से नीचे जाएगा तो ये पलट जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से हो जाएगा, ऊपर R2 आएगा, यहाँ आ जाएगा आपका R1, इस टाइप है, ओके। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ क्या करना है, दोनों प्रतिरोधों की तुलना करनी है। इसको लेकर हमें क्या है R1/R2 ही चाहिए, तो इसको हम पलटेंगे तो इसको भी पलटना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा P2/P1 और ये हो जाएगा R1/R2। बस हमें R1/R2 यानी दोनों प्रतिरोधों का अनुपात चाहिए। तो बस दोनों सामर्थ्यता दी हुई है, तो R2 की हमें जो सामर्थ्य दूसरे बल्ब की दी है सामर्थ्य में 400, ओके। पहले बल्ब की सामर्थ्य दी है 100, ओके। यहाँ से आ जाता है R1/R2, तो हमारा क्या आ जाता है R1/R2 के मान आ जाता है, आपका हटेंगे यहाँ तो आपको हो जाएगा 4/1 यानी 4:1 आपका आ जाता है आंसर, ओके। तो इस प्रकार से आपको किया गया है पूरा, ये आपका दिया हुआ है, दोनों प्रतिरोधों की तुलना की गई है, आपका 4:1 आ जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा न्यूमेरिकल है प्रतिरोध तापमापी 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 6 ओम और 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 7 ओम है। अज्ञात ताप का प्रतिरोध 8 ओम है। आपको अज्ञात ताप की गणना करनी है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2020 में आ चुका है, तो ये सब दिया हुआ है, ओके। अब यहाँ R0 यानी 0 डिग्री सेल्सियस के लिए, R100 या 100 लिखा है आपका 100 सेल्सियस डिग्री के लिए। तो आपका 0 डिग्री सेल्सियस में क्या है आपका 6 ओम है, फिर आपका 100 डिग्री सेल्सियस में आपका 7 ओम है। तो आपको क्या है आपको प्रतिरोध 7 ओम है, तो आपको अज्ञात ताप ज्ञात करना है जिसके लिए 8 ओम है। तो जो अज्ञात ताप है उसको हमने क्या टी मान लिया, ओके, इस टाइप से। तो टी हमारा क्या है अज्ञात ताप है। फॉर्मूला हमारा ये लगा दिया है, यहाँ हमने क्या है वैल्यू रख दी है, ओके। RT यानी माइनस R0, ओके। फिर R100 यानी 100 डिग्री सेल्सियस से में क्या है आपका 0 डिग्री सेल्सियस वाला घटाएंगे और यहाँ से अज्ञात ताप से 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, गुणे 100 हो जाएगा हमारा। तो इस प्रकार से हमारा आ जाएगा, ओके। सॉल्व करेंगे तो 200 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट आपूर्ति पर 200 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है, बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने जो आपको जस्ट फॉर्मूला आपको बताया है, यही आपको फॉर्मूला बताया है, P बराबर होता है आपका B²/R। ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड 2023 में आ चुका है, बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो बस इसमें क्या है क्या निकालना है हमको, इसमें हमें क्या है बल्ब का प्रतिरोध निकालना है। तो प्रतिरोध का हम लिए फॉर्मूला बताएंगे तो V² हो जाएगा, और जो आपका P है P क्या है आपके अपॉन में चला जाएगा, ओके। R इस साइड P साइड आ जाएगा, इस टाइप से। बस V² यानी V के बराबर कितना दिया हुआ है, B बराबर दिया है हमें 220, 220 गुणे 220 हो जाएगा आपका। और आपका ये P कितना दिया हुआ है, P दिया है हमें 200 वाट, ओके। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा हमारा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे इस प्रकार से, ओके। तो इसे अब सॉल्व करेंगे तो 42, ओके। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाता है 142 ओम हमारा आ जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी चालक तार की लंबाई को मूल लंबाई का आधा कर देने पर और तदएवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दोगुना करने पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए यहाँ हम जो आपकी लंबाई है इसको L1 मान लेते हैं, ओके। लंबाई को हम प्रारंभिक जो लंबाई है इसको L1 मान लेते हैं, और जो आपका प्रारंभिक क्षेत्रफल है
ओके, उसको हम क्या मान लेते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसको हम क्या है A1 मान लेते हैं। ओके, अब देख लेते हैं, अब जो हमें L2 होगा, L2 यानी जो हमने अपने अभी निकाला, तो L2 का वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, क्योंकि हमें क्या है प्रारंभिक लंबाई है जो उसको आधा करना है, तो L1/2 आ जाएगा। ओके, फिर इसके बाद जो हमारा दूसरा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ओके, जो द्वारा वर्तमान का हमारा, उसमें हमें क्या करना है, 2 गुना कर देना है प्रारंभिक वाले से, प्रारंभ A1 माना तो इस प्रकार से हो जाएगा, तो L2 की वैल्यू हो जाएगा L1/2, A2 की वैल्यू 2A1 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाता है। ओके, अब ये हमारा फॉर्मूला होता है, बराबर हमारा क्या होता है, ये आपका समानुपाती हटा हुआ तो स्थिरांक आ गया है L/A होता है। समझ लेते हैं इसको भी इस प्रकार से, किस प्रकार से होगा, R बराबर है अपने पास L/A मानकर इसको चलते। ओके, तो R1 R2 यहाँ हम लिख सकते हैं L1/L2 और इसके नीचे क्या है A है तो A1/A2, इस प्रकार से हमने लिख लिया। इसको सही क्रम में जमा लेते हैं, तो R1 R2 हो जाएगा। ओके, L1 और आपका यहाँ हो जाता है L2 के, ये अब A1/A2 है, सट जाएगा ऊपर को, इसको भेजेंगे तो ये आपका पलट जाएगा, तो A2 ऊपर हो जाएगा, आपका A1 नीचे हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास जो हमने L2 की और हमारा A2 की जो वैल्यू है वो हम रख देंगे जो भी हमने निकाली है। ओके, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन कहता है कि जो आपकी जो प्रारंभिक लंबाई है उसको हमें आधा कर देना है। ओके, तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, L2 का मान हमें रख देना है, L1 तो एडजस्ट रहेगा, L2 का मान है L1/2। ओके, और A2 जो हमारा निकला हुआ है वो क्या है 2A1 है और A1 हो जाएगा। ओके, तो A1 से आपका A1 यहाँ कट जाएगा और ऊपर वाले L से आपका L1 से L1 कट जाएगा। ओके, तो R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2, आपका यहाँ नीचे है। ओके, 1/2 है, पलट जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं तो 2 हो जाता है। ओके, तो ये हमारा क्या आ जाता है R1/R2 बराबर हो जाता है 4/1 आ जाता है, तो ये 4/1 आ जाता है। ओके, दोनों को हम यहाँ पलट देते हैं, दोनों का विक्रमानुपाती करते हैं, तो R2 हो जाएगा R1 और 1/4 आपका 4 हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा। वो R2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 आपका भाग में गुणा में हो जाएगा, तो 1/4 R1 हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाता है। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि जो हमारा प्रतिरोध है पूर्ण का क्या हो जाए 1/4 रह जाएगा। ओके, R2 हमारा जो निकला हुआ है, मतलब वर्तमान का जो अभी हमारे पास है प्रतिरोध, वो हमने देखा कि जो हमारा प्रारंभिक प्रतिरोध है उसका 1/4 रह जाएगा, ये हमें पता चल गया। ओके, तो इस कंडीशन में जब भी हम क्या है जो लंबाई है उसको क्या कर दें, आधा कर दें, और जो अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 करना करें तो प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा 1/4 रह जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सामर्थ्य 50 वाट का और एवं 200 वाट के 2 बल्ब हैं, प्रतिरोध की तुलना कीजिए और इसकी बोलता समान है। सेम ये आपका जो पहला क्वेश्चन था उसी के समान ये आपका किया गया है, देख सकते हैं सेम के क्वेश्चन है, ये आप इसमें स्वयं कर सकते हैं। ओके, MP बोर्ड एग्जाम 2019 में आया था, जिस प्रकार से पहला मैंने आपको बताया सेम इसी बार से करना है। आंसर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका R1 R2 का रेशियो क्या है 4:1 आ जाएगा। ओके, कंप्लीट हो जाता है, आप इसे स्वयं कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने देख लिए हैं आपके विद्युत धारा चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।